हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिगो एजुकेशन। आई एम आर्य दुबे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप वीडियोस। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड ये क्वेश्चंस काफ़ी बार प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स में भी देखे गए हैं। हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या इन क्वेश्चंस में हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो अक्सर आती हैं उनको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ एक्सप्लेन द 3 मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। 3 मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं हमें वो डिस्कस करती हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक हमारी मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और एक हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हमें यहाँ पे सिर्फ मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करने की बाय इकोनॉमिक्स क्यों एग्जिस्ट करता है और उसमें क्या सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग different options that arise because of the 3 major reasons: limited resources, unlimited wants and alternate use of limited resources। तो इस डेफिनेशन में हमें जो तीनों की 3 प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग, यानी कि सेलेक्ट करने की प्रॉब्लम्स जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं। दैट अराइज बिकॉज ऑफ 3 मेजर रीजन्स। डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं जो कि क्यों आते हैं कि 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है और उन्हीं रिसोर्सेज, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। एक एक करके हम इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सबसे पहला, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की कमी होना, शॉर्टेज होना। जैसे कि हम जानते हैं कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं है ना। हम देखें रिसोर्सेज अगर आप देखें तो वो एक लिमिटेड डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं। रिसोर्सेज विच इंक्लूड लैंड, लेबर, कैपिटल एसेट्रा आर inadequate compared to the demand and the economy cannot produce all that people want। यानी कि रिसोर्सेज जैसे कि आपका लैंड, लेबर और कैपिटल ये इनएडिक्वेट है, यानी कि टोटली फुलफिल नहीं कर पाता लोगों की डिमांड, क्योंकि लोगों की डिमांड जो है वो एक तरह से हम देखें कि अनलिमिटेड है, तो वो उतने उसमें कंपैरिजन एग्जिस्ट नहीं करता होंगे डिमांड के अकॉर्डिंग। दिस इज अ फंडामेंटल कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और ये फंडामेंटल कॉज है कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं, लिमिटेड की वजह अनलिमिटेड होती तो फिर तो कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम ही देखने को नहीं मिलती। बट हम जैसे जानते हैं कि हर एक रिसोर्स जो है वो एक इकोनॉमी में लिमिटेशन में एग्जिस्ट करती है, इसलिए यही सारी की सारी प्रॉब्लम्स का एक कॉज है। दिस इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमीज। और ये हर जगह देखने को मिल सकती है, यानी कि एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये। Scarcity is universal and applies to every individual, organization and country। है ना। Scarcity कैसी है? वो यूनिवर्सल है, यानी कि थ्रू आउट द होल वर्ल्ड आप देख सकते हैं, और ये सबको इफेक्ट करती है, हर एक इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और एक कंट्री को। If the resources were not scarce, there would have been no economic problems। है ना। एंड अगर रिसोर्सेज स्केर्स नहीं होती, यानी कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती, तो फिर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसी। दैट इज़ वाई जो हमारी पहली जो प्रॉब्लम है वो ही बेसिस है सारी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। और इसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है ना। आप और मैं जैसे हो गए, हम लोगों की जो वांट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको लगा हो कि आपकी जो इच्छाएं हैं अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। हमें जब एक चीज़ मिलती है तो हम दूसरे के पीछे वापस से चेज़ करने लग जाते हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ह्यूमन वांट्स जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। Human wants are unlimited and unending। In other words, human can never be satisfied। तो humans जो है उनको हम कभी भी satisfy नहीं कर सकते, है ना। आप देखें, आप और मैं, हम सब humans हैं और हमारी wants जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और कभी ख़त्म नहीं होती हैं। When one want of a person is satisfied, a new want emerges। यानी कि जब भी किसी की एक want satisfy होती है तो दूसरी want उसकी वहीं तुरंत के तुरंत आ जाती है। आज आपने 2 व्हीलर बाइक ली तो आपकी फिर इच्छा हुई कि अब हम 4 व्हीलर गाड़ी लेंगे, और ऐसे करके ये सो ऑन जो साइकिल है ये चलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। Wants are endless and constantly keep on the multiplying and cannot be met due to limited resources। Wants जो है वो कैसी है? वो endless है and constantly keep on multiplying।
यानी कि वो हमेशा बढ़ती है। जैसे जैसे एक इंसान ऐसे ऐसे बड़ी होता है तो उसकी भी जो वांट्स हैं, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, वो भी बढ़ती रहती हैं। एंड कैन नॉट बी मेट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू तो सारे के सारी वांट्स हम फुलफिल नहीं कर सकते। ह्यूमन वांट्स ऑल्सो वेरी इन देयर प्रायोरिटी, दैट इज़ नॉट ऑल वांट्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। यानी कि ह्यूमन वांट्स जो है वो प्रायोरिटी पे भी वेरी करता है, यानी बदलता है। पर्सन टू पर्सन सबकी वांट्स अलग होती हैं। जिनकी वांट्स होती हैं वो सारे की सारी इक्वल इंटेंसिटी में एग्जिस्ट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी की वांट्स ज़्यादा होती हैं तो किसी की वांट्स कम होती हैं। कुछ लोग कम चीज़ों में सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा वांट्स चाहिए होती हैं। सब ह्यूमन वांट्स जो है वो एक जैसी नहीं होती हैं। फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। यानी कि कुछ लोगों के लिए कुछ वांट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ज़्यादा अर्जेंट होती है देन अदर्स। फॉर दिस रीजन पीपल एलोकेट देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट्स। तो इसी कारण से जो ज़्यादा पॉइंट हमारे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो ज़्यादा मतलब एक नीड ऑफ द आवर रहती है, हम उसको पहले प्रायोरिटाइज करते हैं और बाकी तो हमारे जो लग्जूरियस वांट्स होती हैं हम उसको बाद में करते हैं। यूजुअली आप देखें जो इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो अपने बेसिक नीड्स को पहले फुलफिल करते हैं, जैसे कि खाना पीना और रहना। इसके बाद में वो अपने लग्जूरियस वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं घूमना फिरना ये सब आ जाता है। क्योंकि हम सारी वांट्स सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन सी वांट्स हैं जिनको अभी अर्जेंट अटेंशन चाहिए। इफ़ all human wants were of equal importance, then it would have become impossible to make choices। तो यहाँ में भी काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है कि सारी ह्यूमन वांट्स इक्वल इंपॉर्टेंस की होती तो फिर वो नामुमकिन हो जाता सारी वांट्स को सेटिस्फाई करना, क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो कैसी हैं, लिमिटेड हैं। सारे साथ में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ऑन टॉप ऑफ दैट उन रिसोर्सेज का क्या है, ऑल्टरनेट यूज़ एग्जिस्ट करता है। ऑल्टरनेट यूज़ का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई एक रिसोर्स है तो आप उस रिसोर्स को देखिए वो एक जगह इस्तेमाल नहीं होती, वो डिफरेंट एरियाज़ में हम उसका डिफरेंट यूज़ करते हैं। अगर आप देखें पानी है, पानी को आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट पानी का आप खाने बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, साफ़ सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पानी के आप देखें तो नंबर ऑफ़ यूजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर पानी का सिर्फ एक जगह इस्तेमाल होता है तो उसकी डिमांड भी कम होती है, लेकिन उसके मल्टीपल यूजेस होने के कारण उसकी डिमांड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। Resources are scarce and can be used for different purposes. Therefore, it is important to make choices between the resources। यानी कि क्या, पहले तो रिसोर्सेज एक तो हमारी शॉर्ट है और दूसरा उन्हीं शॉर्ट है जो कम रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन्हीं को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। Therefore, it is important to make choices between the resources। तभी यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि हम चॉइसेस करें रिसोर्सेज में, यानी कि हम उन रिसोर्स से क्या काम करने वाले हैं वो हम डिसाइड करें कि सही तरीके से हम उसे कर रहे हैं कि नहीं। For example, sugar cane can be used in various ways in industries। It is used to make sugar, biofuel, etc। शुगर केन जो है हम उसका डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में उसका इस्तेमाल शुगर बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपको नहीं पता हो तो जो चीनी हम खाते हैं वो शुगर केन से ही आती है। बायोफ्यूल में उसका इस्तेमाल किया जाता है और इट्स बाय प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक मोलासेस, बैगीज एसेट्रा। यानी कि उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम मोलासेस और बैगीज बनाते हैं। Therefore, the economy has to make choice between the alternative uses of the given resources। यानी एक शुगर केन है और आप देख सकते हैं कैसे उसके मल्टीपल यूजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 3 जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि फोकस करता है एक अलग टाइप की इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो इस वगैरह कंफ्यूज हो जाते हैं एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स में और मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में। जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो फाउंडेशन है सारी की सारी प्रॉब्लम्स का। उसके बाद किसी इकोनॉमी में हमें क्या अलग अलग प्रॉब्लम्स और फेस करनी पड़ती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। The 3 central problems of an economy are what to produce, how to produce and for whom to produce। ये 3 प्रॉब्लम है, इसमें सबसे पहले हम कौन सी है, what to produce। यानी कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज जो हमारी है वो लिमिटेड है। आफ्टर डिस्कसिंग दोज मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम जानते हैं कि रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम क्या प्रोड्यूस करें। जैसे कि हम जानते हैं कि हम सारे गुड्स और सर्विसेज को एक बार में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि सारी की सारी वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है। With limited resources, an economy cannot produce all goods and services। है ना, ये काफ़ी एविडेंस सी बात है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट हैज़ टू चूज अमंग द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हमें चूज़ करना पड़ेगा, यानी हमें एक चॉइस बनानी पड़ेगी, यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा
कि हमें कौन से वो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। Therefore, the first central problem of an economy includes selecting goods and services to produce and the number of units of or quantity of each commodity to be produced। यानी कि हम पहली प्रॉब्लम जो है उसमें ये देखते हैं कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करेंगे और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पर प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि अगर सिलेक्ट कर भी लेंगे, ठीक है हमारे पास ये रिसोर्स है और हमें इस रिसोर्स का ये सामान बनाना है, तो वो भी इसमें भी हम क्वांटिटी भी डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कॉटन है तो उस कॉटन से आप पहले डिसाइड करें कि कॉटन से आपको क्या बनाना है। फॉर एग्जांपल, आपने उस कॉटन से, लिमिटेड कॉटन से आपने शर्ट्स बनाई, आपने क्या बनाए, टी शर्ट्स बनाई, तो आप यहाँ पर ये भी डिसाइड करें कि उससे हमें कितनी टी शर्ट्स बनानी है, क्योंकि हम ज़्यादा टी शर्ट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज का वेस्टेज भी करेंगे, तो जो एडिक्वेट अमाउंट है हम उतनी शर्ट्स यहाँ पे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर हैज़ टू मेक चॉइस बिटवीन क्रॉप्स एज टू विच ही शुड ग्रो ऑन वन पीस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल और है कि एक फार्मर है, उसको यहाँ पे चूज़ करना पड़ता है कि वो कौन से डिफरेंट क्रॉप्स को लगाए अपने फील्ड पे on one piece of land. He can decide to grow one crop of the whole land or grow different proportion of more than one crop, है ना। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि आप जानते हैं रिसोर्स क्या है, रिसोर्स है फार्मर का लैंड। तो लैंड जो है वो लिमिटेड है और उस पर वो सारे की सारी क्रॉप्स जो है नहीं उगा सकता। उसको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, या तो वो एक क्रॉप उगाए या फिर वो अपनी एक क्रॉप का जो एरिया है उस सेक्रीफाइस करके दूसरी क्रॉप्स को भी उगाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पर है कि एक बार डिसाइड करने के बाद कि चलो ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया हमें क्या प्रोड्यूस करना है, और यहाँ पे हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें उसी कमोडिटी को कितना प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद सवाल आता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम प्रोड्यूस कैसे करें, बिकॉज प्रोडक्शन करने के भी डिफरेंट मेथड होते हैं और मेनली दो प्रकार के यहाँ मेथड होते हैं। आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, अनदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू मैन्युफैक्चर द गुड्स और सर्विसेज अराइजेस। यानी कि ये डिसाइड करने के बाद ही क्या प्रोड्यूस करना है, उसका एक और प्रॉब्लम आ जाती है। इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम अमंग डिफरेंट टेक्निक्स। यानी कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कि किस टेक्निक का हम इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करेंगे जब हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। Usually there are two techniques of production, labor intensive technique and capital intensive technique। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना दो टेक्निक होती है मेनली, लेबर इंटेंसिव और capital intensive technique। The former technique involves more use of labor and the latter involves more use of machines। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है उसमें आप लेबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मशीन्स का कम, एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आप लेबर्स का इस्तेमाल कम करते हैं एंड ऑटोमेशन यानी मशीन्स वगैरह, मशीनरी ऑटोमेशन, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। An organization can decide a technique based on different factors like the nature of product, size of the market, size of the location, budget, etc। यानी कि अब यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं डिसाइड करने के लिए कि हम इनमें से कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करें। यानी कि वो आप बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कैसा है, किस प्रकार का आपको प्रोडक्ट बनाना है, क्या उस प्रोडक्ट में ऑटोमेशन बनाने की ज़रूरत है या फिर वो काम लेबर्स के थ्रू भी हो जाएगा। साइज़ ऑफ द मार्केट, वो जो मार्केट है उसका साइज़ कितना है, साइज़ ऑफ द लोकेशन कितनी बड़ी है, और मेन आपका बजट कितना है, क्या आपको चीप पड़ रहा है, क्या आपको लेबर्स चीप पड़ रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, या फिर आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चीप पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ पुअर फार्मर कैन अडॉप्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक एज दे आर चीप। जैसे अगर कोई पुअर फार्मर है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही अडॉप्ट कर सकता है, बाय बिकॉज ऑफ बजट, क्योंकि वो चीप होते हैं। हाउएवर, अ रिच फार्मर कैन अडॉप्ट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एज ही कैन अफोर्ड टू परचेज मशीन। लेकिन अगर वहीं पर अगर रिच फार्मर है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ पे वो ज़्यादातर मशीन्स का इस्तेमाल करेगा बिकॉज वो उसे अफोर्ड कर सकता है। नेक्स्ट आपका थर्ड प्रॉब्लम आता है ये सब डिसाइड करने के बाद, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं कि हम किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों के लिए प्रोडक्शन करेंगे। The last central problem of an economy after deciding what and how to produce is for whom to produce। यानी कि एक बार डिसाइड कर ले कि क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, तीसरी प्रॉब्लम आती है किसके लिए प्रोड्यूस करना है। As an economy cannot satisfy the need and want of every individual of the society। क्योंकि हमने देख चुका है ऑलरेडी कि इकोनॉमी जो है वो सारी नीड्स और वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता हर एक इंडिविजुअल की। इट हैज़ टू मेक अ डिसीजन फॉर हु टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी एज सर्विस। यानी कि अब वो डिसाइड करे कि अगर वो प्रोडक्शन कर भी रहे हैं, अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज को बना भी रहे हैं, तो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी किस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए वो प्रोडक्शन कर रहे हैं।
सिंपली पुट इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कौन लोगों को कितने गुड्स और सर्विसेज मिलने चाहिए। दैट इज़ हाउ मच प्रोडक्शन शुड बी डन फॉर द पुअर एंड हाउ मच फॉर द रिच, यानी कि पुअर के लिए कितना हम प्रोडक्शन करें और रिच के लिए हम कितना करें। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिसाइड टू प्रोड्यूस नेसेसिटी गुड्स फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो डिसाइड कर सकती है कि सिर्फ वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें, नेसेसिटी गुड्स जो कि हमारे सर्वाइवल नीड्स के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं फूड ग्रेन्स एंड एक्सेट्रा। या फिर however another firm can decide to produce luxury goods for the rich section of the society, यानी कि एक दूसरी फर्म ये भी डिसाइड कर सकती है कि हम लग्जरी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे फॉर द रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस में, क्या हम ज़्यादा पुअर के लिए प्रोड्यूस करें या फिर हम ज़्यादा रिच के लिए प्रोड्यूस करें। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग अगर पूछ लिया है कि इसकी नीड क्या पड़ती है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो एज वी नो कि रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड हमारे पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के, तो वहीं पे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वहीं के काम में आता है। As the resources available around us are scarce, we cannot satisfy all of our needs and wants. And even if all the resources in the economy are utilized in the best possible manner, their capabilities are restricted due to scarce resources. यानी कि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं तो हम सारी की सारी लोगों की जो नीड और वांट्स हैं वो फुलफिल नहीं कर सकते। और अगर हमने जो रिसोर्सेज हैं अगर हमने उनको प्रोड्यूस करा इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, यानी कि आपने विदाउट एनी वेस्टेज आपने उन रिसोर्सेज को प्रोडक्शन करा, देयर कैपेबिलिटीज़ आर रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू स्केर्स रिसोर्सेज, फिर भी एट द एंड आपकी जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है वो लिमिटेड रहेंगी क्योंकि इस रिसोर्सेज कैसी हैं, स्केर्स हैं। देयरफॉर वी आर फोर्स्ड टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन एंड चूज अमंग ऑल्टरनेट गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारे पास जो ऑप्शन आखिरी बचता है वो यही है कि हम ऐसे इकोनॉमिक डिसीजंस लें, ऐसे हम इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो लें एंड चूज अमंग अल्टरनेट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी अल्टरनेट गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें क्या, उनके बीच में क्या करें, चॉइस के लिए एक चॉइस करें जो हमारे अल्टरनेट गुड्स एंड सर्विसेज हैं। To satisfy our want in the best possible manner. To satisfy our want in the best possible manner. Hence, society has to decide what to produce out of the infinite possibilities. यानी कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो possibilities है वो कैसी infinite है। आपके पास कुछ limited resources हैं, पर आप उन resources में से infinite number of goods and services बना सकते हैं। पर यहाँ पे हमें चूज़ करना होगा कि हमें कौन से goods and services बनाने हैं जहाँ पे हमारा minimum wastage of resources हो रहा हो और best effectiveness और efficiency दोनों हमें उसमें मिल रही हो। The graphical representation of this range of possibilities is known as production possibility curve। और यही जो possibilities का जो हम graphical representation करते हैं, यही representation जो है वो हमारा production possibility frontier कराता है या फिर production possibility curve। ओके देन, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें देखा कि पीपीसी की ज़रूरत क्या पड़ती है। अब पीपीसी स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि पीपीसी में हमें क्या क्या assumptions लेके चलने पड़ते हैं। So what are the assumptions of PPC? बिकॉज हम यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को पढ़ेंगे कि कितने इन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है एज्यूम करके चलनी है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumption। फर्स्ट, fixed resources, the quantity and quality of resources available in the economy is assumed to be fixed। हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि जो अमाउंट ऑफ रिसोर्स है एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पे वो फिक्स्ड है, यानी कि ना ही वो रिसोर्सेज जो है वो बढ़ रही हैं ना ही कम हो रही हैं, जिससे हमें पीपीसी ड्रॉ करने में थोड़ी सिंप्लिसिटी मिलेगी। दिस इंक्लूड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर, कैपिटल, लैंड एंड टेक्नोलॉजी। यानी यहाँ पे कुछ बताया गया कैसे, जैसे लेबर हो गया आपका, कैपिटल हो गया, लैंड एंड टेक्नोलॉजी। However, one can transfer the resource from one use to another। यानी कि इन्हीं रिसोर्स को हम एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो कमोडिटी हैं ए और बी, तो अगर मैं चाहूँ तो कुछ रिसोर्सेज जो मैंने बी को एलोकेट करके रखी हैं वो मैं ए को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ जस्ट फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ए। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे और डिटेल में समझेंगे जब हम यहाँ पे APPC को एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे दिया है फिक्स टेक्नोलॉजी। द PPC assumes that level of technology available for production remains constant। यानी कि हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि उस पॉइंट पे इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, ना ही टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, ना ही टेक्नोलॉजी में कोई डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हम मान के चलेंगे, बिकॉज
टेक्नोलॉजी में जो भी चेंज आता है उससे हमारे प्रोडक्शन लेवल्स में भी चेंज आता है। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, अपग्रेडेशन आता है, तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ जाएगी, और वहीं पर अगर टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन आता है तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। The PPC assumes that level of technology available in production remains constant. This means that the methods, processes and efficiency of production do not change, है ना। तो यहाँ पे मेन पॉइंट जो ये है कि कोई भी मेथड हो गया, प्रोसेस हो गया, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन हो गया, वो बिल्कुल भी बदल नहीं रहे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट असम्पशन देखेंगे। थर्ड, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज का? यानी कि जो भी रिसोर्सेज है सारे की सारी एम्प्लॉयड है, यानी कि सारी की सारी जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रही हैं। The PPC assumes that all available resources in the economy are fully employed and utilized efficiently, यानी कि कोई भी रिसोर्स आइडल नहीं है, खाली नहीं बैठी है, वेकेंट नहीं है, सभी के सभी रिसोर्सेज का हम पूरी की पूरी तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। टू गुड्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीपीसी जो होता है, आपको जो पढ़ना है पीपीसी, वो सिर्फ दो गुड्स के बारे में होगा, यानी कि कोई भी दो गुड्स हो सकते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, एप्पल एंड बनाना, एसेट्रा। The PPC assume that with the given resources only two goods can be produced, यानी सिर्फ दो गुड्स को हम प्रोड्यूस करेंगे with the given amount of resources. Unequal efficiency in the production, यानी कि जो unequal efficiency का मतलब क्या? Under PPC it is assumed the resources are not equally efficient in the production of all goods, यानी कि जो रिसोर्सेज है वो इक्वली वर्क नहीं करती। अगर मेरे पास कुछ रिसोर्स है और मैंने अगर ऐसे दो गुड्स लेके रखे हैं, ए और बी, तो अगर मैं इन दो गुड्स को मैं रिसोर्स अलॉट करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि वो ए में जो रिसोर्स है जितना ए का प्रोडक्शन बढ़ा वजना बी का भी बढ़ा है। मैंने कि हर एक गुड अलग होता है, हर एक कमोडिटी अलग होती है, उनका नेचर अलग होता है, तो इसलिए रिसोर्स जो उनको अलॉट करेंगे उसमें उनका प्रोडक्शन लेवल भी जो है अलग अलग रहेगा। Therefore, when the resources are transferred from one use to another, production of one good to another, the productivity declines, यानी कि प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने के चांसेस भी रहते हैं। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि पीपीसी की क्या नीड होती है, और हमने ये भी देख लिया कि पीपीसी में हमें क्या क्या एजम्पशंस लेके चलने होते हैं। अब यहाँ पे हम एक्चुअली में देखेंगे पीपीसी का मीनिंग क्या होता है। विद दिस क्वेश्चन जहाँ पे दिया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पीपीसी विद द हेल्प ऑफ एन शेड्यूल एंड अ डायग्राम, यानी कि हमें एक शेड्यूल और एक डायग्राम की मदद से पीपीसी का अच्छी तरीके से मतलब जो है वो समझना है। सो पहले डेफिनेशन देखेंगे पीपीसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। हाउ डू यू डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? PPC is the graphical representation of all possible combination of two goods that can be produced with the given resource and technology. Very important definition. यहाँ पे क्या बोला गया? पहली बात तो PPC एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे क्या हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, और पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी दो गुड्स को किस तरीके से किन अलग अलग प्रकार से हम उनको शो कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी आपको रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी गिवन है उसमें जितने भी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम प्रेजेंट करते हैं पीपीसी में। सिंपली पुट, अब पीपीसी शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, है ना। तो पीपीसी क्या दिखाता है? अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाता है दो गुड्स के, दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय फुली यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, यानी कि पूरी की पूरी तरह से उन्होंने अपनी रिसोर्स को यूटिलाइज करके रखा है, यानी कि पूरी अच्छी तरह से एम्प्लॉय करके रखा है। ठीक है, तो हमने मीनिंग देख लिया। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। यहाँ पे आपका शेड्यूल है और आपके पास क्या है? पीपीसी का ही ग्राफ है। सपोज two goods, say apple and orange, are to be produced by using the available resources in the economy. तो हमें यहाँ पे दो गुड्स लेके चलेंगे, एक हमारा एप्पल और एक हमारा ऑरेंज। ये हम एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। Following is the hypothetical schedule and a diagram of the possible combination of these goods, यानी कि ये जो है फॉलोइंग आपके पास यहाँ पे एक शेड्यूल दिया है, ये आपका हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनरी है ना, ये बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम्पल। तो आपको ऐसे पॉसिबिलिटीज दी गई हैं। यहाँ पे ऐसा मैंने देखा पीपीसी का वो एक ऐसा ग्राफ है जो अलग अलग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाता है दो गुड्स के बीच में। तो पॉसिबिलिटी ए देखते हैं हम। पॉसिबिलिटी ए यानी कि इसमें क्या है, हमने सारी की सारी रिसोर्स जो है किसको अलॉट कर दी है? एप्पल के प्रोडक्शन में लगा दी है। मतलब जितनी भी इकोनॉमी में गिवन मोमेंट पे रिसोर्सेज हैं, हम वो सब के सब रिसोर्स किस पे लगा रहे हैं? एप्पल पे। तो इस केस में क्या होगा? आपका एप्पल का प्रोडक्शन जो है वो कितना हो जाएगा? 15, यानी कि अगर सारे रिसोर्स हम एप्पल को दे दें तो 15 एप्पल एट मैक्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ऑरेंज को हमने कोई भी रिसोर्स एलोकेट नहीं करी है, तो ऑरेंज कितना हो जाएगी? ऑरेंज 0। तो पहला कॉम्बिनेशन है जहाँ पे एप्पल 15 है
ऑरेंज हमारे जीरो थे। तो इसको हम बोले कॉम्बिनेशन ए। आप जैसे देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपके सामने ग्राफ दिया है, यहाँ पे एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है। बड़ा इजी ग्राफ है। हमने बोला एक्स एक्सेस पे हम ऑरेंज का प्रोडक्शन जो है उसको शो करेंगे और वाई एक्सेस पे हम जो एप्पल का प्रोडक्शन है हम उसको शो करेंगे। तो एप्पल अभी आप पहले कॉम्बिनेशन में देखें, अगर कॉम्बिनेशन ए हमें मार्क करना है तो हम क्या पे मार्क करेंगे, इस पॉइंट पे जहाँ पे वाई एक्सिस पे आपने एप्पल शो कर रहे हैं और 15 पे वो पॉइंट को मार्क कर लेंगे। और हमारे ऑरेंज का प्रोडक्शन जीरो है तो इसलिए यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन है। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अब मैंने सोचा कि थोड़ा मैं रिसोर्सेज जो मैंने एप्पल को दी थी उससे थोड़ी सी कम शिफ्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ। क्या है पता है, पीपीसी में हम दो गुड्स के बीच में रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो गुड्स यहाँ पे एप्पल को दिए थे, अब मैं यहाँ से रिसोर्स ट्रांसफ़र कर लूँगा और ऑरेंज को दे दूँगा। यानी कि अब मैं थोड़ी रिसोर्स कम कर दूँ, अब एप्पल का प्रोडक्शन जो हल्का सा डिक्लाइन हुआ और ऑरेंज हमें यहाँ पे एक मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बी जो है वो कहाँ मार्क होगी, वो आपकी इस पॉइंट पे ज़रा सा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज 1 हो गया, एप्पल हमारा 14 हो गया, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 14 लाई करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, हमने जाना है कि जब हम कोई एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, यानी कि जो हमने कॉस्ट दी है। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक ऑरेंज प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक एप्पल का सेक्रीफाइस भी करना पड़ा। तो इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ और दी है, MRT, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या बताता है हमें? ये हमें बताता है कि हमने कितनी कमोडिटी सेक्रीफाइस करी और कितनी कमोडिटी गेन करी। ये सेक्रीफाइस और गेन का एक रेशियो होता है। तो मैं अगर लिखूँ MRT किस तरीके से निकाला जाता है, तो मैं लिखूँगा सेक्रीफाइस को मैं डिवाइड करूँगा किससे, गेन से। तो ये हमारा रेशियो है। तो आप देख सकते हैं पहले में ना हमारा कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, ना ही हमारा कोई सेक्रीफाइस गेन था, बिकॉज हमने अभी तक कोई भी गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं करा था, कोई रिसोर्सेज को दूसरे गुड्स में ट्रांसफ़र नहीं करा था। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने सेक्रीफाइस करा, हमने एक एप्पल सेक्रीफाइस करा। तो सेक्रीफाइस अपॉन गेन, तो 1 एप्पल इज टू 1 ऑरेंज। एक एप्पल सेक्रीफाइस करके हमको एक ऑरेंज मिला। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमने यहाँ मार्क कर ली। अब पॉसिबिलिटी सी पे आएंगे, जहाँ पे आपका एप्पल का प्रोडक्शन जो है अब और डिक्लाइन होगा। अब धीरे धीरे जब हम जैसे जैसे पॉसिबिलिटी में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी की ओर। तो मतलब हम धीरे धीरे एप्पल का प्रोडक्शन जो है हमारा कम होगा और ऑरेंज का हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो एप्पल आपके कितने हो गए, एप्पल आपका 12 हो गया है ना, एप्पल डिक्लाइन हुआ, और ऑरेंज आपके क्या हुए, 2 हो गए, है ना। आप देख सकते हैं कि पहले एक ऑरेंज प्रोड्यूस करने के लिए एक एप्पल कम हुआ, लेकिन एक और ऑरेंज प्रोड्यूस करने के लिए अब आपके यहाँ पे 2 एप्पल का हुआ। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल एफिशिएंसी है गुड्स। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो कि एक एप्पल और एक ऑरेंज बराबर नहीं, ये अनइक्वली एफिशिएंट रहता है पीपीसी में। ये हमने एजम्पशंस अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे। और यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, एमओ से कितनी हो जाएगी हमारी, 2, क्योंकि हमें 2 एप्पल जो है वो हमने सेक्रीफाइस कर दिए। तो यहाँ पे MRT भी कितना हो जाएगा, 2A/1O। और आप पॉसिबिलिटी CO कहाँ मार्क करेंगे, जहाँ पे आपके एप्पल कितने हो गए, आपके एप्पल हो गए 12 और ऑरेंज कितने हो गए 2। तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैं अपने यहाँ पे 12, ये मेरे एप्पल हो जाएंगे, तो इस पॉइंट मार्क कर लूँगा, और 2 मेरा यहाँ पे ये इस तरीके से ऑरेंज आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं पॉइंट को जोड़ूंगा तो एट पॉइंट C मिल जाएंगे मेरी पॉसिबिलिटी C की तरह। फिर मेरे पॉसिबिलिटी D में सेम वही चीज़ रिपीट होगी, और इस बार हम 3 एप्पल सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक ऑरेंज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी D में हमारे एप्पल्स 9 हो जाएंगे, ऑरेंज 3। सिमिलरली और आगे देखें तो पॉसिबिलिटी E में आके 5 एप्पल और 4 ऑरेंजेस। एंड आखिर फाइनली हमने जब सारी रिसोर्स अलॉट कर दी किसको, ऑरेंज को, तो आपके 0 एप्पल हो गए और 5 ऑरेंजेस हो गए। तो आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से ग्राफ में हमने इसको मार्क करा है एट पॉइंट D, E and F रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है क्या होता है पीपीसी, हमने यहाँ पे इसे शेड्यूल ड्रा करा और हमने यहाँ पे इसको हमने एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे पीपीसी के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, यानी कि आपको पीपीसी के बारे में क्या उससे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या आपको उसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी आर एस फॉलोज। फर्स्ट, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना। तो हमने जैसे कि पहले देखा पिछली प्रीवियस स्लाइड में, जो पीपीसी था वो नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है ना। आप देख सकते हैं कि जो उसका फ्लो है
वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है ना। हमने यहाँ ऊपर स्टार्ट करा था और धीरे धीरे हम एक गुड में जो है रिसोर्स को ट्रांसफर करते हैं, तो पहला वाला गुड जो है उसका प्रोडक्शन कम होता है, एप्पल का प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए ग्राफ जो है नीचे की ओर स्लोप कर रहा है। तो इसलिए पहली प्रॉपर्टी जो पीपीसी की बन जाएगी वही रही, पीपीसी जो है वो नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है। A PPC curve shows all the possible combination of two goods that can be produced with the given resource and technology. Here one can produce more of one quantity only by taking away resource from the production of other commodity, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि हम यहाँ पे किसी अगर हमें दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल जो भी हमने देखा एप्पल और ऑरेंज का, तो हम अगर हमें ऑरेंज का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें एप्पल का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है वो कैसी हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हम दोनों ही एप्पल और ऑरेंज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते एट द सेम टाइम। वन कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ वन कमोडिटी ओनली बाय टेकिंग अवे रिसोर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। Due to this, there is inverse relationship between the change in the quantity of one commodity and change of quantity of another commodity। यानी कैसा रिलेशनशिप आता है, इन्वर्स रिलेशनशिप दोनों के बीच में एग्जिस्ट आता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब कि अगर अगर एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा। जैसे इस केस में आप जानते हैं यहाँ पे मस्त दो कमोडिटी थी, एक थे आपका एप्पल और दूसरा आपका था ऑरेंज। तो अगर मुझे एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ाना है या फोर से अगर मुझे ऑरेंज का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं ऑरेंज का अगर प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो मेरा जो एप्पल है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सो ये रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप। ऑल्सो वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर मैं यहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहूँ तो मैं एप्पल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुझे फिर ऑरेंज का जो प्रोडक्शन है उसको कम करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मुझे एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फिर ऑरेंज का कम हो जाएगा, यानी कि दोनों साथ में ही चलते हैं, है ना। इसी का मतलब होता है क्या, इन्वर्स रिलेशनशिप। अगर दोनों साथ में चलते होते तो फिर तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता। लेकिन पीपीसी में दो कमोडिटी होती है, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पे था वन कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ वन कमोडिटी ओनली बाय टेकिंग अवे रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। Due to this, there is inverse relationship between the change in the quantity of one commodity and change quantity of another commodity, resulting in downward slope of PPF curve from left to right। और इसी कारण से जब हमें अगर ऑरेंज का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एप्पल का कम करना पड़ेगा, जिससे हमें कैसा स्लोप मिलता है, एक डाउनवर्ड स्लोप मिलता है। तो ये पीपीसी की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो पीपीसी इज कॉन्केव शेप्ड, है ना। आपने पीपीसी का शेप देखा, वो कैसा था, वो कॉन्केव शेप था। कॉन्केव शेप कैसा होता है, जब वो ऐसे की तरफ कर्व थोड़ा स्लोपिंग बाहर की तरफ हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव शेप। ये हमारा कॉन्केव होता है, याद रखना इसे। अगर कभी इसके शेप पे पूछा जाए तो कॉन्केव होता है। और दूसरा शेप कौन सा होता है हमारे कर्व्स में, दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, जो अंदर की ओर होता है ना। तो ये वाला शेप हमारा कॉन्वेक्स होता है। तो मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा आपको क्या लगता है कॉन्वेक्स शेप किस कर्व का होता हुआ। हमने देखा कॉन्केव तो पीपीसी का होता है, लेकिन मुझे एक एग्जांपल दीजिए कॉन्वेक्स शेप कर्व का, क्या नाम है उस कर्व का। फिर पीपीसी इज कॉन्केव शेप इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रीजन। तो यहाँ पे कई बार हमसे रीजन पूछा जाता है कि क्या कारण है पीपीसी का कॉन्केव शेप होने का, तो यहाँ पे आंसर है हमारा इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रीजन बिहाइंड कॉन्केव शेप ऑफ अ पीपीसी कर्व। Increasing MRT means that more units of one commodity are sacrificed to gain more unit of another commodity, है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखा था उसमें हमारा MRT का रेशियो जो था वो बढ़ते जा रहा था। पहले हमने देखा था कि एक एप्पल सेक्रीफाइस करा और हमें कितना, एक ऑरेंज मिला। उसके बाद आप देखें ये जो रेशियो है ये बढ़ते जा रहा है। आपने फिर देखो 2 एप्पल आपको सेक्रीफाइस करने पड़े और आपको एक ऑरेंज मिला, और आप देख सकते हैं फिर उसके आगे और 3 एप्पल सेक्रीफाइस करे और एक ऑरेंज मिला। तो ये जो रेशियो है बढ़ते जा रहा है, यानी कि एक ऑरेंज गेन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यानी कि MRT का जो रेट है वो इंक्रीजिंग है। और इसी कारण से आप देख सकते हैं ये पीपीसी का शेप जो है वो आउटवर्ड की तरफ फ्लो कर रहा है। MRT is the reason behind concave shape of PPC curve. Increasing MRT means that more units of one commodity are sacrificed to gain more unit of another commodity.
The reason behind increasing MRT is the assumption that any resource is never equally efficient. तो ये assumption ने पड़ा था कि कोई भी resource जो है वो equally efficient नहीं होती, never equally efficient to produce all good, यानी कि ज़रूरी नहीं कि वो resource अगर एप्पल की प्रोडक्शन में सेम वर्क कर रही थी तो वो ऑरेंज में भी सेम वर्क करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. Thus, as the resources are transferred from one group to another, less and less efficient resources are employed, increasing cost and MRT. ठीक है, तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी थी पीबीसी के रिगार्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एक्सप्लेन विद एग्जांपल, वो भी एग्जांपल के साथ. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ पोटेंशियल बेनिफिट that an individual misses out on by choosing one option over another option. यानी कि आई इंडिविजुअल है, उसके पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो उसमें जो ऑप्शन को सिलेक्ट करा एक दूसरे ऑप्शन को छोड़ के, वो जो पोटेंशियल बेनिफिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Opportunity cost is defined as a loss of benefit that arises due to choosing one option over another. है ना, कि आने की जो भी हमें लॉस ऑफ बेनिफिट होता है, अगर मैंने वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होता तो क्या फ़ायदा होता मुझे, या मैंने कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो मुझे क्या बेनिफिट होता. तो जो भी हम ऑप्शन छोड़ देते हैं और जो हमें उस पर लॉस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी cost. For example, if you decide to study for an exam instead of going to a movie, the opportunity cost is the enjoyment and entertainment you could have at the movie. यानी कि आपको मूवी देखने जाना था लेकिन आपको पढ़ाई करनी थी अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आपने क्या चूज़ करा? आपने चूज़ करा कि मैं पढ़ाई करूँगा एग्ज़ाम के लिए, आपने आप मूवी देखने नहीं गए. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस केस में क्या हो जाएगी कि आपने जो एन्जॉयमेंट मिस कर दिया. अगर आप मूवी देखने आते तो ऑफकोर्स आपको कुछ मज़ा आता, कुछ एंटरटेनमेंट मिलता, तो आपने जो ये एंटरटेनमेंट मिस करा उस केस में यहाँ पे आपका लॉस हो गया, है ना. क्या हो गया? पोटेंशियल बेनिफिट दैट एन इंडिविजुअल मिसेस आउट बाय एंड चूजिंग अनदर ऑप्शन. तो अब यहाँ पे हम एक और अच्छा प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं. वैसे लेट्स एज्यूम यू हैव 10,000 रुपीज़ टू इन्वेस्ट एंड देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल. यानी कि उसका कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये हैं, और आप दो ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं. एक है आपका ऑप्शन ए और एक आपका ऑप्शन बी. ऑप्शन ए में इन्वेस्टिंग इन अ फंड विद एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8%. रेट ऑफ इंटरेस्ट जब से आपको कितना मिलेगा? 8% आपको उसमें से रिटर्न मिलेगा ऑप्शन ए में. और दूसरा ऑप्शन बी है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे और आपको एक गारंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 4%, है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो अंतर है दोनों में. एक है आपका एक्सपेक्टेड और एक है आपका गारंटीड. एक्सपेक्टेड यानी कि आपकी उम्मीद है कि शायद 8% तक मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि मिले, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो बोलता है कि गारंटी है कि आपको 4% रिटर्न आपके मिलेगा कितने? 10,000 रुपये पे. तो अब यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऑप्शन बी को सिलेक्ट करा है. यू डिसाइड टू चूज ऑप्शन बी फंड फॉर इट्स गारंटेड रिटर्न एंड लोअर रिस्क. आपने सोचा कि चलो ठीक है ऑप्शन बी सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें हमें गारंटी मिल रही है और थोड़ा रिस्क भी कम है, कम रिस्की है ना, क्योंकि आपके पैसे कहीं कहीं डूबने नहीं हुए थे इसलिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑप्शन है कितना मिल सकता था. आपने जो ऑप्शन अब जो छोड़ा है वो कौन सा था? ऑप्शन ए. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जो आपकी रहेगी वो उस प्रॉफिट की होगी या उस गेन की होगी जो आपको ऑप्शन ए पे मिल सकता था. तो ऑप्शन ए पे आपको 8% रिटर्न मिल सकता था, तो यहाँ पे वो 8% आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी. यानी कि जो एडिशनल गेन आपको ये मिलने वाला था वो. तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसे? आपको 10,000 पे 8% मिलता ऑप्शन ए पे, वो कितना होता आपका? 800 रुपये पर ईयर रिटर्न फ्रॉम बेस्ट फॉलोवन ऑप्शन. और ऑप्शन बी जो आपने सिलेक्ट करा है उसमें भी आपको कितना मिल रहा है? 400 रुपये पर ईयर. तक क्योंकि 4% था, 10,000 का आप 4% निकालेंगे तो वो 400 रुपये आएगा रिटर्न फ्रॉम चूजन ऑप्शन. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे इस केस में? रिटर्न फ्रॉम बेस्ट फॉरगॉन ऑप्शन, जो बेस्ट ऑप्शन था जो हमने छोड़ दिया उसका रिटर्न और माइनस कर लें जो आपने चूज़ करा है. यानी 800 में से माइनस 400 यानी 400 रुपये. एडिशनल 400 रुपये का जो आपको डिफरेंस आ रहा है ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ये आपको मिल सकता था लेकिन आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया. By choosing the option B fund, you give up the potential to earn an additional 400 rupees. यानी कि आपने एक पोटेंशियल अर्निंग पे गिव अप कर दिया जो कि कितने रुपए की थी? 400 रुपये. That could have been earned from option A fund. This 400 represents your opportunity cost, the cost of choosing one option over another. Very important line कि opportunity cost यानी क्या है? The cost of choosing one option other. यानी वो क्या कॉस्ट करा आपको इस केस में? 400 रुपये का आपको एक तरह से कॉस्ट उठाना पड़ा दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए. ठीक है.
फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इट इज़ अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है पूछ लिए जाते हैं। आप किस बेसिस पर डिफरेंस करेंगे ये लिखना भी ज़रूरी होता है, यानी कि पहले मैं किसकी उन दोनों की मीनिंग जो है, उनकी डेफिनेशन जो है उस बेसिस पर डिफरेंशिएट करूँगा। तो मीनिंग में दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट आ जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकस ऑन हाउ अ जनरल इकोनॉमी द मार्केट और डिफरेंट सिस्टम दैट ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल बेस। यानी कि एक जनरल इकोनॉमी है ना, आप जनरल वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एग्रीगेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एज अ बुल्स भी कर सकते हैं। ये सब वर्ड जो है इंटरचेंजेबल है इस डेफिनेशन में। टूल्स, क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करे जाते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई, और वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। फिर यहाँ पे लिखेंगे बेसिक एजम्पशन। द बेसिक एजम्पशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट। यानी कि बेसिक एजम्पशन मान के चलते कि जो जितने भी सारे मैक्रो के वेरिएबल हैं वो क्या है, वो कांस्टेंट है। मैक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट। द मैक्रो वेरिएबल इंक्लूड इनकम, सेविंग, कंजम्पशन एक्सेट्रा। यानी कि कांस्टेंट यानी कि चेंज नहीं हो रहे, बदल नहीं रहे। फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स हम इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। द बेसिक एजम्पशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी सेम वही करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप एज्यूम करके चलेंगे कि माइक्रो में सारी वेरिएबल्स जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। द माइक्रो वेरिएबल इंक्लूड डिसीजन ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे और क्या इसके बेसिस ऑफ डिफरेंस है। बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इट इज़ यूजुअली टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी एक सिंगल कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करना ही ऑब्जेक्टिव होता है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे क्या बेसिक एम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इज डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी पूरी इकोनॉमी की इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब होता है कि आप कितना चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं, एज अ होल स्टडी कर रहे हैं, कितना टोटल अप कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कितना रहता है, कितना हम एग्रीगेशन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा जो एग्रीगेशन है वो हम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इसीलिए उदाहरण के तौर पे डिमांड चैप्टर में दो तरह की डिमांड आपने देखी होगी कि इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड भी क्या है, वो कुछ नहीं है, वो एग्रीगेशन कर देते हैं हम किसका, एग्रीगेशन मतलब एड अप कर देते हैं, टोटल कर देते हैं किसका, इंडिविजुअल डिमांड्स का ऑफ ऑल बायर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्रीगेशन एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी, यानी कि पूरी इकोनॉमी वो एज अ होल में स्टडी कर रहे हो। अदर नेम्स देख लेते हैं, एज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद द प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ कमोडिटीज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ठीक है, देखिए प्राइसिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, तो इसलिए उसका नाम भी प्राइस थ्योरी होता है। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसका दूसरा नाम होता है, उसका हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर बोल सकते हैं इंडिविजुअल आउटपुट और इंडिविजुअल इनकम, और इसमें नेशनल आउटपुट और नेशनल इनकम। सो वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम्स में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। यानी दो तरह की इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी। तो मीनिंग पे देखेंगे क्या होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी इन द इकोनॉमी। यानी कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन प्लान कर रहा है, या तो गवर्नमेंट या फिर उस इकोनॉमी में एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी वो जिसके पास पावर है डिसीजंस लेने की, वो उनके थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्लान करी जा रही है। ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और उन्हीं पे मार्केट इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर मैनेज थ्रू द मार्केट, यानी मार्केट पे फ्री फ्लो कर छोड़ दिया जाता है। ऐसी इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। एम क्या होता है, प्राइमरी मोटिव इज सोशल वेलफेयर। यूजुअली सोशल वेलफेयर यानी कि जो लोग होते हैं उस इकोनॉमी के, उनके बेनिफिट के लिए जो बेनिफिट करना, वही मेन एम होता है। और वेयर एज इन मार्केट इकोनॉमी जो मेन एम होता है वो होता है प्रॉफिट, लाभ उठाना। फिर कंट्रोल इन दिस इकोनॉमी, कंट्रोल ऑन डिमांड एंड सप्लाई इज ऑन गवर्नमेंट। यानी ये पूरा कंट्रोल किसके ऊपर रहता है, गवर्नमेंट के ऊपर, जो भी डिमांड है जो भी सप्लाई है उसका। और एक मार्केट इकोनॉमी में कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इन दिस इकोनॉमी कंट्रोल बाय सप्लाई, नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू ही यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। डिमांड और सप्लाई अपने प्रीफर करती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो डिक्टेट करती हैं कैसा मार्केट किस साइड जाएगा। गवर्नमेंट पे यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहता है।
राइट टू प्रोड्यूस, यानी कि कौन प्रोड्यूस करता है, किसके पास खाद्य प्रोडक्शन करने का। द सेंट्रल अथॉरिटी इज द ओनली ओनर ऑफ द रिसोर्स एंड इज सोलली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है उधर से ये हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट, उन्हीं के पास यहाँ पर राइट रहता है प्रोडक्शन का, क्योंकि वही ओनर रहते हैं और रिसोर्सेज का, और वही सोलली यानी खाली अकेले वही इंगेज हैं किस एक्टिविटी से, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ में। Whereas in market economy, price of goods and services are determined by market forces, यानी कि जो प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज है वो कौन यहाँ पे किसके थ्रू डिटरमाइन कर रहे हैं, मार्केट फोर्सेस के। और कौन सी वो मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड है, सप्लाई विद द मिनिमम इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पे इंटरवेंशन गवर्नमेंट का कोई नहीं रहता है। डेवलपमेंट देखेंगे हम यहाँ पे, इन दिस डेवलपमेंट प्रोसेस इज डन बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार के थ्रू यानी गवर्नमेंट के थ्रू डेवलपमेंट प्रोसेस करी जाती है, और यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता गवर्नमेंट का डेवलपमेंट करने में। ठीक है, तो ये हमारा था मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने आज डिस्कस करे वो समझ में आए होंगे। अगर आप एक डिटेल डिस्कशन चाहते हैं इन क्वेश्चंस का तो ये आपको फ्यू के एजुकेशन ऐप पे मिलेगी। सो डू डाउनलोड द ऐप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।